ए वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल इजी विद आईसीसी। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका जो डिस्ट्रक्शन देखिए, उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, कहीं ज़्यादा है, इसका डिस्ट्रक्शन कहीं ज़्यादा है। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में हमें सिर्फ कॉजेस पढ़ने की, क्यों आखिर हुआ क्या था, रीजन बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वी हैव टू स्टडी। उसमें से एक रीजन कट गया है, टोटल 6 रीजन है जिसमें से एक रीजन कट किया गया है। हमें 5 रीजन पढ़ने हैं, इन पांचों रीजन के अंदर से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर से। जो पहला इसमें कॉज है वो है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। तो हमको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था तो उसमें एलाइड पावर जीत गए थे और एलाइड पावर के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, लीग नेशन का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। और उस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या देखा था कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एक इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था टू स्टॉप फर्दर वॉर, आगे और वॉर इस तरह का ना हो, इस क्रिएट ना हो, इसके लिए वो ट्रीटी बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था तो आपको याद रखना है कि 28 जून का और 1919 में, क्योंकि देखिए 1914 से 1940 से 1918 तक आपका क्या चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और जाके 1939 से 1945 तक आपका क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। जो कि इसके बाद देखिए साइन हुआ, ट्रीटी बन गया 1999 में भी, लेकिन ट्रीटी का मेन उद्देश्य क्या था, इंटरनेशनल पीस नाम से बना था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य कुछ और था, जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में मेन फोकस किस पे किया गया था, जर्मनी पे। जर्मनी जो डिस्ट्रक्शन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एलाइड पावर जब उसको हराया ना, तो जर्मनी पर इतना ज्यादा कसियत, उसको क्या किया, उसका पूरा कॉलोनीज को ले लिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, उसका कॉलोनी, सब पोलैंड उसका कॉलोनी था, सबको कब्जा किया। मिलिट्री को क्या किया कि आप 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आपका फिर जाके जितना भी कोल था, जिसको हम सार बोलते थे, जो कोल था वो फ्रांस को दे दिया गया कि 15 साल तक उस कोल का पूरा मालिक लीग नेशन रहेगा। और फ्रांस को पूरा, उसका जो फ्रांस है, फ्रांस देश के अंदर में वो सार चला गया था। रिहाइन ऑफ वैली जो था उसको भी कैप्चर कर लिया गया था। तो पूरी तरह से देखें तो जर्मनी पे क्या था, एकदम पूरी तरह से जर्मनी को कस दिया गया था विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का यूज करके। उसी तरह देखिए कि आप देखे थे कि ट्रिपल अलायंस में इटली किसके साथ था, उस समय ट्रिपल जब अलायंस बना था, इटली 1882 में ज्वाइन कर दिया था ट्रिपल अलायंस को। यानी किसके साथ था, जर्मनी वाला साइड में था वो, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला साइड में। लेकिन 1915 में वो लालच के चलते क्या किया, ट्रिपल अलायंस को छोड़ के, यानी सेंट्रल पावर को छोड़ के एलाइड पावर में जाके ज्वाइन हुआ था। क्योंकि उसको जो है एलाइड पावर वाले जितने भी देश हैं, फ्रांस लोग, उसको थोड़ा लालच दिए थे कि अगर विन करने पर तुमको भी थोड़ा कुछ टेरिटरी हम दे देंगे, तुम जिसमें एक्सपेंड कर सकते हो, अपना टेरिटरी का एक्सपेंशन कर सकते हो, इसी लालच में कर दिया गया था। तो होता क्या है कि जैसे वॉर खत्म होता है ना, जर्मनी को तो लात मारता ही है, जर्मनी को तो एकदम पूरी तरह से कहानी खत्म कर देता है। और इटली को साथ में क्या करता है, इटली का जो वादा इटली से किया था, इटली को पूरी तरह से उसको भी डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब कि वॉर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, दोनों देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। इसको तो 33 बिलियन, जर्मनी को तो 33 बिलियन डॉलर का बोलता है कि तुम रिप्रेशन भरो, जितना भी नुकसान हुआ उसका भरो, 33 बिलियन। ठीक है, उसी तरह इटली को भी कुछ नहीं देता, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वहां के लोग एकदम पूरी तरह से चिंतित रहते हैं, वहां इंटरनेशनल पीस का माहौल नहीं रहता है, पीस एकदम नहीं रहता है। जिस वजह से जो है ना, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम खोजता है। मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम आए, ऐसा पार्टी कोई आए, ऐसा सरकार बन जाए जिस वजह से क्या होता है, इटली में थोड़ी सी शांति आ जाए, इटली में थोड़ा पावर बन जाए, जर्मनी थोड़ा अपने आप को पावरफुल कर दे। तो उस समय जो है ना, हम देखेंगे कि इटली में आ जाता है तुम्हारा बेनिटो मुसोलिनी और जाके तुम्हारा जर्मनी में आ जाता है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, डिक्टेटरशिप लेके। तो अब आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, रिवेंज, स्पिरिट ऑफ रिवेंज। मेन उद्देश्य था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का कि रिवेंज पूरा करना था उसको। रिवेंज किससे पूरा करना था, जर्मनी से उसको रिवेंज पूरा करना था, इसीलिए बनाया गया था क्या, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या बोलता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का यूज करके फर्स्ट वर्ल्ड में जिसको देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का यूज करके ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किया गया था। लेकिन इस वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ना हो गए, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बाय विच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एंड क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम देन इट सॉल्व। जितना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब दूसरे में देखिए पॉइंट में, ट्रीटी डिमांड एनेक्सेशन ऑफ जर्मनी टेरिटरी। जर्मनी के सारा टेरिटरी को देखे, बोले कॉलोनीज एज वेल एज कॉलोनी को भी ले लिया था, उसका टेरिटरीज को भी ले लिया, टेरिटरीज को भी डिवाइड कर दिया।
and creation of many states. Treaty was based on spirit of revenge. Germany was forced to sign the treaty. Germany colonies were forcefully taken away and divided into two parts for the benefit of Poland. पोलैंड को रास्ता देने के लिए जर्मनी के जितने भी कॉलोनीज थे उसको दो भाग में बांटा गया था। जब आपको पता चलेगा कि जर्मनी और पोलैंड का जो लड़ाई होता है वो इमीडिएट कॉज बनेगा, बाद में जाके देखेंगे। देखिए इसके बाद जो दूसरा कारण है वो राइज ऑफ फेसिज्म एंड नेजिज्म। इसको समझिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको जो डिक्टेटरशिप है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर के बाद जो डिक्टेटरशिप है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, उसे एक ही चीज आ रहा है कि आइडियोलॉजी बताइए फेसिज्म और नेजिज्म का। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है फेसिज्म नेजिज्म। देखिए ये जो फेसिज्म है, ये वर्ड जो फेसिज्म है इसका ये किस तरह का, इसका वर्ड पे मत जाइए, इसका समझिए मतलब ये आइडियोलॉजी है फेजी पार्टी ऑफ इटली। देखिए जिस तरह का प्रॉब्लम हो इटली में क्रिएट हुआ, तो एक गवर्नमेंट का मांग था, तो इटली में जो है एक फेजी पार्टी गवर्नमेंट आया। जैसे बीजेपी पार्टी कैसे होता है उसी तरह पार्टी, एक फेजी पार्टी नाम का इटली में गवर्नमेंट सरकार बना। और नेजिज्म मतलब नेजी पार्टी का आइडियोलॉजी है जो कि जर्मनी में जाके मिला। जर्मनी में एक सरकार बना जिसको बोलते हैं नेजी पार्टी, उसका जो आइडियोलॉजी, उसका जो सोचने का तरीका, उसका जो बिलीफ है उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, नेजिज्म, उसको नेजिज्म बोलेंगे, जो कि नेजी पार्टी का बिलीव होगा। और यहाँ जो इटली का जो फेजी पार्टी है, जो फेजी पार्टी का बिलीव होगा उसको फेजिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो इटली का जो लीडर था वो था बेनिटो मुसोलिनी। क्या? बेनिटो मुसोलिनी उस पार्टी का लीडर था। जैसे बीजेपी पार्टी का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसी तरह नेजिज्म पार्टी का जो लीडर था वो एडोल्फ हिटलर था, और एडोल्फ हिटलर के नक्शे कदम पे बेनिटो मुसोलिनी फॉलो करता था, यानी बेनिटो मुसोलिनी चलता था। यानी जैसा जैसा एडोल्फ करने की कोशिश करता था मुसोलिनी उसी तरह का करने का कोशिश करता था। ठीक है, उसी तरह का रूल रेगुलेशन लाने का कोशिश करता था। इसीलिए आप देखेंगे फेजिज्म और नेजिज्म के आइडियोलॉजी में ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम सिमिलर है, दोनों एकदम सिमिलर है। इसीलिए आपको सिमिलरिटी ऑफ नेजिज्म एंड फेजिज्म आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से आ रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए फेजिज्म और नेजिज्म का क्या आइडियोलॉजी था, ये एकदम इसका बिलीव नहीं था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आए, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम होता है जिसमें कि जनता ही जनार्दन होती है, यानी जनता के हिसाब से कोई मतलब जनता को कर जनता के हित में कोई बिल पास, ऐसा होता था। लेकिन इसको एकदम उस पर बिलीव नहीं था। दूसरा पार्टी ये मानते थे कि इसका आइडियोलॉजी था कि एक लीडर रहेगा, एक पार्टी रहेगा, कोई देश में एक ही लीडर रहेगा, एक ही पार्टी रहेगा, यानी कोई तरह का उसमें क्या बोलते हैं कंपटीशन ही नहीं होगा सरकार के बीच में, दूसरा कोई पार्टी ही नहीं है। जिस तरह के चाइना में कम्युनिज्म, एक ही पार्टी एक ही काम होता है। तो इनका बिलीव ये था, इनका बिलीव था एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म के कारण ही जाके ये यहाँ पर फेजिज्म हुआ और यहाँ पर नेजिज्म आया। एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि लव फॉर ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर कंट्री, वही तो होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म। एकता से थोड़ा जब बड़े हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर जब नेशनलिज्म पहुंच जाता था तो एग्रेसिव नेशनलिज्म आ जाता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब लस्ट फॉर, अपने कंट्री को हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन दूसरे कंट्री को हम उतनी ही घृणता पूर्वक देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, राइज ऑफ फेजिज्म के कारण क्या हुआ कि राइज ऑफ फेजिज्म आया। तो उस समय जब बेनिटो मुसोलिनी इटली में था, लीडर बन के था, तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी चाहता था कि जो रोमन एम्पायर का जो ग्लोरी जो खत्म हुआ था उसको वापस लाना चाहता था। ठीक है, और दूसरा बात है कि एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट को साइन किया इन 1937 में, और 10 साल का यहीं पर देखिए एंड जर्मनी के साथ 10 साल का अलायंस बनाया। जर्मनी के साथ 10 साल का अलायंस बनाया इन 1939। क्यों बोले? इसके नक्शे कदम पे चलता था। अलायंस मतलब गठबंधन, तो मतलब कि साथी वाला जो होता है ना, वही वाला गठबंधन बनाया अपना पोजीशन को और बढ़ाने के लिए। हिटलर तो हिटलर था, अपना उस हिटलर के साथ दोस्ती करके अपना पोजीशन बढ़ाने की कोशिश में था। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी स्टेबलिश डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप क्या होता है? एक तरह का टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। जिस तरह के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होता है, कम्युनिज्म वाला गवर्नमेंट होता है। तो डिक्टेटरशिप इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, मिलिट्री हैज फुल पावर, मिलिट्री इज द गवर्नमेंट ओनली, मिलिट्री के पास फुल पावर है, मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती। तो ये डिक्टेटरशिप आया दोनों जगह, यहाँ पे जर्मनी में भी और इटली में भी डिक्टेटरशिप लाया। यहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आपका जाके लाया एडोल्फ हिटलर। तो इटली अपोज करने लगा किसको? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को। वही देखिए नेजिज्म में देखिए हिटलर क्या, एडोल्फ हिटलर क्या चाहता था? अपना जो प्रेस्टीज खो दिया था, जर्मनी जो प्रेस्टीज खो दिया था, उस प्रेस्टीज को वापस लाना चाहता था। इस पूरे इंटरनेशनल फील्ड में अपना प्रेस्टीज को वापस लाने की कोशिश में था। ठीक है, रिफ्यूज द मिलिट्री, जो मिलिट्री बोला था ना 1 लाख तक ही तुम मिलिट्री रख सकते हो, ऐसा कुछ तो उसको वो रिफ्यूज करना शुरू किया एडोल्फ हिटलर, और मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू किया। और खतरनाक मिलिट्री पावर ही बढ़ाता है, अपने आप को रीआर्मामेंट, अपने आप को इतना मतलब कि क्या बोलते हैं, हर एक तरह का इक्विपमेंट से लेस कर लिया ये जर्मनी। इन 1938 में एनेक्ट किया ऑस्ट्रिया को एकदम पूरी तरह से एनेक्ट कर दिया। तो आपको याद रखना ये दो कारण, पहले कि डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और दूसरा राइज ऑफ फेजिज्म एंड नेजिज्म। तो फेजिज्म और नेजिज्म से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस कारण जो मेन कारण था यही डेवलप होना शुरू हुआ, जिस वजह से क्या होता है कि सेकेंड
वर्ल्ड वार होता है। पहला था हम इस लेक्चर में आपको बताया कि डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, और दूसरा बताया कि राइज ऑफ फेसिज्म एंड नेजिज्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो कॉजेस होती हैं, जो कि कंप्लीट कॉज की बात करेंगे। इस चैप्टर से कहानी आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।